हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इलेक्शन के बारे में, निर्वाचन के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था। जो लोग वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है थोड़ा बड़ा होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखने वाली हैं। ये किस पर हम लोग बात करेंगे? चुनाव सुधार के बारे में। जैसे हम लोगों ने कल देखा कि चुनाव कैसे होता है, उसके बाद हम लोग आज देखेंगे कि चुनाव में काफी सारे सुधार हुए। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद काफी सारे ऐसे आयोग आए, काफी सारी ऐसी समितियां आई जिसके तहत चुनाव की प्रक्रिया में क्या हुआ, बदलाव किया गया। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि हमारी जो वोटिंग की एज है, मतदाताओं की जो उम्र है, वो पहले कितनी निर्धारित की गई थी? 21, उसे घटा के कितना किया गया? 18 किया गया। उसके बाद वोटिंग करने के सिस्टम में भी क्या हुआ? सुधार लाया गया। पहले क्या होता था? मुहर लगाई जाती थी, अब क्या हुआ? ईवीएम लाई गई। ईवीएम के तहत चुनाव किया जाता है। तो ये सारी चीजें, काफी सारे ऐसे बदलाव हुए हैं। जैसे उम्मीदवारों की योग्यता के बारे में भी काफी सारे चेंजेस हुए हैं। ऐसे भी उम्मीदवार जो जेल में बंद हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। विदेशों में रहने वालों के साथ क्या प्रक्रिया की जाएगी, सारी चीज हम लोग देखेंगे। तो ये जो वीडियो है इससे हम लोग क्या करेंगे कि आज 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। पहला हम लोग सबसे पहले देखेंगे चुनाव सुधार से संबंधित कितनी समितियां आई थी। इंपॉर्टेंट है, नाम के साथ याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे 1996 के पहले के चुनाव सुधार, फिर देखेंगे 1996 का चुनाव सुधार जो हुआ, उसके बाद जो 1996 के बाद जो सुधार हुए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए बात करते हैं। इससे आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि जो 1996 में सुधार हुए थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे, तो उससे रिलेटेड बातें की जाएंगी पूरे वीडियो में। बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए बात करते हैं। हेडिंग क्या रहेगी? चुनाव सुधार। चुनाव सुधार, बहुत सारे ऐसे ऐसे सुधार हुए हैं। आप लोगों को लगेगा कि पहले की जो चुनाव की प्रक्रिया थी काफी लेजी थी। सबसे पहले देखेंगे चुनाव सुधार समितियां। चुनाव सुधार समितियां, देखिए क्या है कि काफी सारे चेंजेस हुए हैं सुधार के तौर पे, लेकिन हम लोग वही लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जहां से पूछता है। ठीक, तो चुनाव सुधार समितियों में सबसे पहले हम लोग समिति लिखेंगे चुनाव सुधार के लिए दिनेश गोस्वामी की समिति। चुनाव सुधार के लिए, चुनाव सुधार के लिए दिनेश गोस्वामी की समिति। सबका नाम पूछता है कि समिति, ये सबसे पहली समिति थी चुनाव सुधार के लिए, और ये लाई कब गई थी? 1990 में, 1990 में। ठीक है, सेकंड है, सिर्फ समितियों का पहले हम लोग नाम लिखेंगे, फिर एक एक करके समझेंगे, फिर सुधार के बारे में बात करेंगे। आइए सेकंड देखते हैं, अपराध और राजनीति के बीच साठगांठ। अपराध और राजनीति के बीच साठगांठ के जांच के लिए वोहरा समिति। किसकी समिति है यह? वोहरा समिति 1993 में आई। वोहरा समिति 1993 में लाई गई। तीसरी समिति हमारी कौन सी है? चुनाव सुधार पर भारत के निर्वाचन आयोग की सिफारिशें। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग लिखेंगे। चुनाव सुधार पर भारत के निर्वाचन की, चुनाव सुधार पर भारत के निर्वाचन आयोग की। चुनाव सुधार पर भारत के निर्वाचन आयोग की सिफारिश। यह सिफारिश आई थी तो एक समिति के तहत ही आई थी। कब आई थी? 1998 में। ठीक है, तो ये समितियां हम लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं चौथी समिति की। इन सब पे बात करूंगा, पहले सारी चीजें एक बार हम लोग लिख लेंगे। आप लोग भी लिख ही लीजिएगा साथ में मेरे, क्योंकि मैं रिपीट भी करता रहता हूं। चुनाव खर्च सरकार द्वारा वहन करने पर, चुनाव खर्च सरकार द्वारा
वहन करने पर किसकी? इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति। और यह समिति कब आई थी? 1998। यहां स्पेस कम होने के कारण मैंने समिति नहीं लिखी है, तो यहां मैं लिख देता हूं समिति। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी? पांचवी समिति की, भारतीय विधि आयोग की। 5-6 समितियां ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनको लिखना अनिवार्य है और यहां से क्वेश्चन बनता है। भारतीय विधि आयोग की, भारतीय विधि आयोग की निर्वाचन निरर्हता पर, निर्वाचन निरर्हता पर 244वीं रिपोर्ट, 244वीं रिपोर्ट। और यह रिपोर्ट कब लाई गई थी? 2014 में। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट है चुनाव सुधार पर भारत के 255वें विधि आयोग की रिपोर्ट, 255वें विधि आयोग की। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही 5 हैं, सही से देखेंगे। चुनाव सुधार के लिए सबसे पहले किसकी आई? दिनेश गोस्वामी की समिति आई 1990 में। अपराध और राजनीति के बीच साठगांठ। देखिए, काफी उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो अपराधी होते हैं, लेकिन वह राजनीति में आने के लिए क्या करते हैं? राजनीतिक नेताओं से पकड़ बना के, अपनी साठगांठ बना के वो चुनाव में आ जाते हैं। तो उसकी जांच करने के लिए वोहरा समिति लाई गई थी, और ये वोहरा समिति 1993 में लाई गई थी। उसके बाद आती है चुनाव सुधार पर भारत के निर्वाचन आयोग की सिफारिश। जो चुनाव सुधार था, जो सुधार किया जा रहा था, उसमें निर्वाचन आयोग ने अपनी एक सिफारिश पेश की जो कि मान्य हुई थी। वह कब आई थी? 1998 में। फिर आती है चुनाव खर्च सरकार द्वारा वहन करने पर इंद्रजीत गुप्ता की समिति। आप सब जानते हो कि चुनाव होता है, उसमें जो खर्च होता है वो सरकार को वहन करना चाहिए। चुनाव का खर्च मैं कह रहा हूं, बात कर रहा हूं। ये मत सोचिएगा कि उम्मीदवार का खर्च। उम्मीदवार के लिए निर्धारित किया गया है कि अपने प्रचार में वो इतने रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन आजकल कोई मानने वाला नहीं है, अकूत के पैसे खर्च किए जाते हैं। तो ये जो चुनाव खर्च है, इसे याद रखिएगा, ये सिर्फ चुनाव खर्च है, मतलब आयोग द्वारा जो खर्च किया जाएगा, ना कि उम्मीदवारों के खर्च के बारे में बात की जा रही है। ठीक, ये इंद्रजीत गुप्ता की समिति आई थी कब? 1998 में। फिर आती है भारतीय विधि आयोग की निर्वाचन निरर्हता पर, मतलब कि निर्वाचन करने के लिए निरर्हता क्या होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके लिए एक समिति लाई गई। 244वीं रिपोर्ट थी, यह 2014 में आई थी। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बात करते हैं 1996 से पहले के चुनाव सुधार। अब चुनाव सुधार के बारे में बात करेंगे। ये समितियां इंपॉर्टेंट थी 5, आप लोग नोट डाउन करिए। आइए बात करते हैं अब 1996 के पहले के चुनाव सुधार क्या क्या किए गए थे। ठीक, सारी चीजें सिर्फ आज लिखने वाली हैं, आप लोग नोट्स प्रिपेयर करिए। सारे मटेरियल एक जगह नहीं मिलते। एम लक्ष्मीकांत की बुक में आप लोग देखेंगे, ये कंटेंट वहीं से है, कुछ एनसीईआरटी का है, कुछ यहाँ का है और कुछ मेरे नोट्स के हैं। तो इस वजह से काफी सारी चीजें आप लोगों को नहीं मिलेंगी और एक जगह से सारी चीजें नहीं मिल पाती। कहीं जगह ज्यादा दिया रहता है, कहीं कम। तो 3 जगह से मैंने कलेक्ट करके आप लोगों को देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं पसंद आएगा। आइए 1996 के पहले के चुनाव सुधार। 1996 के पहले के चुनाव सुधार, मतलब 1996 के पहले चुनाव में कौन कौन से सुधार किए गए। ठीक, सबसे पहले देखेंगे वोट देने की आयु घटाना। वोट देने की आयु घटाना। ठीक, क्या की गई थी? मैंने ये बता चुका हूं मैं ये बात आप लोगों को कि 21 से 18 कर दी गई। सेकंड आता चुनाव आयोग की प्रतिनियुक्ति। चुनाव आयोग की प्रतिनियुक्ति, मतलब इसकी नियुक्ति की गई, इसे निर्धारित किया गया चुनाव आयोग को एक संस्था के रूप में। और ये कब हुआ? 1996 के बाद। तो ये तीसरी थी। और दूसरा था, तीसरा चुनाव प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि। अभी आगे इस पर हम लोग बात करेंगे, प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि। अब बात आ रही होगी माइंड में कि प्रस्तावक होते कौन है। प्रस्तावक का मतलब यह है कि अगर कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए कुछ प्रस्तावक निर्धारित किए गए हैं। कहां से? चुनाव आयोग द्वारा, कि अगर इतने प्रस्तावक सिग्नेचर करके
आपको देंगे तभी आप चुनाव में आ सकते हो, वो आपके एक तरह से गारंटर के रूप में होंगे। तो उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करेंगे क्या, ईवीएम के बारे में, इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। ईवीएम आप लोगों ने सुना होगा कि ईवीएम से चुनाव किया जाता है। तो 1989 में आई थी, लेकिन पहली बार इसका इस्तेमाल 1998 में राजस्थान में हुआ था। 1989 में आई थी यह, लेकिन चुनाव में सबसे पहले इसका इस्तेमाल राजस्थान में 1998 में किया गया था। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी किया गया था, ठीक है। और 1999 में गोवा विधानसभा में। सारी चीजें हम लोग लिखेंगे। देखिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं इसलिए, जिससे कि आप लोगों को मैं नोट करवा सकूं। काफी बड़ा मैटर है आज का, तो इसे हम लोग जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। तो 1998 में आई पहली बार 1989 में आई, लेकिन पहली बार इसका इस्तेमाल जो हुआ कब किया गया, 1998 में। कहा, राजस्थान के बाद कहा मध्य प्रदेश और दिल्ली विधानसभा चुनाव में। उसके बाद बात आती है कि गोवा में भी इसका प्रयोग किया गया था। तो गोवा में कब किया गया, 1999 में गोवा में इसका प्रयोग हुआ, ठीक है। तो ईवीएम से संबंधित इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और 1996 के पहले चुनाव सुधार से अभी एक दो पॉइंट और आएंगे, इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। आइए बात आती है बूथ पर कब्जा। अगर बूथ पर कब्जा होने पर 1999 में यह चुनाव लाया गया, 1989 में, कि अगर बूथ पर कब्जा कर लिया जाता है तो वो क्या किया जाएगा कि वहां का पूरा मतदान रद्द कर दिया जाएगा, फिर से मतदान होगा। यह प्रावधान कब आया, 1989 में, 1989 में लाया गया था यह प्रावधान, याद रखिएगा। पहले क्या होता था कि अगर बूथ पर कब्जा भी हो जाता था तो जो भारी लोग होते थे, मतलब जो पकड़ जिनकी अच्छी होती थी सरकार में, क्या करते थे, वो बूथ कब्जा करके अपने मत की वोटिंग करवा लेते थे और पूरी तरह से विजेता घोषित हो जाते थे। तो ऐसा अब नहीं है, आप सब जानते होंगे, यह प्रक्रिया लागू कर दी गई है। 1989 से यह आई थी कि बूथ पर अगर कब्जा किया जाता है तो पूरा का पूरा जो बूथ होगा उसे रद्द कर दिया जाएगा, ठीक। बात करेंगे, पांचवा पॉइंट है बूथ पर कब्जा। बूथ पर कब्जा 1989 में यह बात की गई थी कि अगर बूथ पर कब्जा होगा तो पूरे के पूरे बूथ की वोटिंग क्या होगी, रद्द कर दी जाएगी। बात करते हैं मतदाता के फोटो पहचान पत्र, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग स्टार लगा के लिखिएगा, छठवां, ठीक है। 1993 से यह आया था, इसे ब्लैक कलर से लिखूंगा। 1993 में जो मतदाता का क्या होगा, फोटो, मतदाता फोटो पहचान पत्र, मतलब जो वोटर आईडी होगी उस पर फोटो आना अनिवार्य है। कब से लागू किया गया, 1993 से। मतदाता फोटो पहचान पत्र, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं 1996 में। 1996 में आप सब जानते हैं किसकी गवर्नमेंट आई थी, वीपी सिंह की। क्या हुआ था कि हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो पहली बार प्रधानमंत्री जब बने थे बीजेपी के, तो क्या हुआ था कि उस समय जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जो बहुमत सिद्ध कर पाई थी। तो उसके लिए जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसे क्या किया जाता है, उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं राष्ट्रपति महोदय, और क्या कहते हैं कि आप क्या करिए कि आपको टाइम दिया जाएगा, उतने में आप अपना विश्वास मत हासिल करिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन चली थी, उसके बाद इन्हें पद से हटा दिया गया था 1996 में। तो जो वीपी सिंह थे प्रधानमंत्री, तो वीपी सिंह ने क्या किया कि एक चुनाव सुधार के लिए आयोग लेके आए। उस आयोग के तहत काफी सारे चेंजेस किए गए, वही हम लोग देखेंगे। आइए बात करते हैं, इसे रफ कर देता हूं मैं, फिर लिखता हूं 1996 के चुनाव सुधार। ये 1996 के पहले जितने सुधार हुए थे वो सारे हो चुके हैं। 1996 के
चुनाव सुधार, पहले मैटर लिख लेंगे फिर बात करेंगे इस पर। 1990 में वीपी सिंह क्या किया गया था? वीपी सिंह का मतलब नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा, वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने तत्कालीन कानून मंत्री, एक मिनट, सॉरी, बात करते हैं हम लोग कि 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने तत्कालीन कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में, दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में क्या किया था? चुनाव सुधार समिति का गठन किया। चुनाव सुधार समिति का गठन किया था। ठीक है, 1990 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। बात करेंगे इस पर। देखिए 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी थी, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी के वो थे, तो उनके तहत जो कानून मंत्री थे दिनेश गोस्वामी, इनकी अध्यक्षता में इन्होंने एक सुधार समिति का क्या किया? चुनाव सुधार समिति का गठन किया और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1990 में पेश की। इसके तहत क्या किया गया? काफी सारे चेंजेस आए। तो जो पहला चेंज था वह क्या आता है? उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध करना। उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध करना। सूचीबद्ध करने का मतलब यह है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के जो हैं वो अलग होंगे, पंजीकृत राजनीतिक दल के जो हैं वो अलग निर्धारित किए जाएंगे और जो निर्दलीय होंगे उन्हें अलग किया जाएगा। तो इसमें 3 पॉइंट हम लोग सब पॉइंट लिखेंगे। मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार, पंजीकृत दल के उम्मीदवार, अन्य जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? निर्दलीय उम्मीदवार। क्या किया गया कि इन सबको अलग अलग किया गया। किसके तहत किया गया? जो 1990 में वीपी सिंह के प्रधानमंत्री हुए थे, उनके समय में दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में जो समिति आई थी और इस समिति ने अपना रिपोर्ट 1990 में पेश किया था, तो इनके तहत क्या हुआ कि उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध किया गया। देखिए 3 तरह के उम्मीदवार होते हैं। एक हमारे क्या होते हैं? मान्यता प्राप्त दल के। सेकंड पे आते हैं पंजीकृत दल। थर्ड पे आते हैं जो अन्य कोई भी लड़ सकता है चुनाव, या फिर निर्दलीय जो उम्मीदवार होते हैं उनको क्या किया गया? अलग अलग रखा गया। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने पर अयोग्य घोषित करना। ठीक, राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने पर अयोग्य घोषित करना। अयोग्य घोषित करना, इसमें बात की गई। इसके तहत कानून लाया गया 6 साल तक अगर किसी ने राष्ट्रीय गौरव का क्या किया? अनादर किया, तो 6 साल तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वह उम्मीदवारी नहीं दिखा सकता। यह कानून लाया गया कि राष्ट्रीय गौरव की जो चीजें हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कोई राष्ट्रीय धरोहर है या फिर कोई ऐसी चीज है जो राष्ट्र से संबंधित है, उसे आप हानि पहुंचाएं, उसके लिए कानून लाया गया कि आप
6 साल तक किसी भी चुनाव में अपना उम्मीदवारी अपनी साबित नहीं कर सकते। ठीक, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट आता है कौन सा? शराब बिक्री पर प्रतिबंध। किस पर? शराब बिक्री पर प्रतिबंध। कब है देखेंगे। शराब बिक्री पर प्रतिबंध। शराब बिक्री पर प्रतिबंध से आशय यह है कि जब भी वोटिंग होगी उसके 48 घंटे पहले शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। क्यों? काफी सारे लोग आप देखते होंगे कि जो उम्मीदवार होते हैं वो, ये बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन वोट के लिए बरगलाते हैं लोगों को। तो काफी सारे ऐसे कुकृत्य करवाते हैं जो कि शराब वराब की बिक्री करवाते हैं और उन्हें दिला के वोट लेने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे कि आप शराब पीकर वोटिंग करने भी ना जा पाए और शराब पीकर आप कोई उपद्रव भी ना फैलाएं। ठीक, इसके लिए वोटिंग के 48 घंटे पहले शराब की बिक्री पर बैन लगा दिया गया। ठीक है, वोटिंग से 48 घंटे पहले, वोटिंग से 48 आवर्स पहले। ठीक, मतलब जब वोटिंग होगी उसके 48 घंटे पहले शराब की बिक्री नहीं होगी। थर्ड पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आता है प्रस्तावकों की संख्या। इंटरेस्टिंग है ये। प्रस्तावकों की संख्या में क्या किया गया? बदलाव किया गया। कैसे? मान्यता प्राप्त दल के लिए 1 और पंजीकृत दल के लिए 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता हुई। अगर आप मान्यता प्राप्त दल से क्या कर रहे हैं, उम्मीदवार बन रहे हैं, तो आपको 1 प्रस्तावक की जरूरत है। अगर आप पंजीकृत दल से आ रहे हैं तो आपको 10 प्रस्तावकों की जरूरत पड़ेगी। मान्यता प्राप्त दल, पंजीकृत दल, इन सब के बारे में बात होगी, अभी आएगा ये सब कुछ आगे। ठीक है, परेशान मत होइएगा। इसमें क्या प्रावधान है? मान्यता प्राप्त दल 1, मान्यता प्राप्त दल में 1 प्रस्तावक और पंजीकृत दल में 10 प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक, तब आप चुनाव लड़ सकते हैं या उम्मीदवार आप बन सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, 4 पॉइंट इसके हो गए। बात करेंगे 5वें पॉइंट की। 5वां पॉइंट है उम्मीदवार की मृत्यु। इंटरेस्टिंग है। पांचवा, उम्मीदवार की मृत्यु। अगर उम्मीदवार की मृत्यु होती है तो 7 दिन के भीतर दूसरा उम्मीदवार मान्यता प्राप्त कर सकता है। 7 दिन के भीतर दूसरा उम्मीदवार मान्यता प्राप्त कर सकता है मृत्यु के उपरांत। अगर किसी व्यक्ति की, जैसे देखिए, अगर उम्मीदवार ने अपना क्या किया कि नामांकन करवा लिया, नॉमिनेशन करवा लिया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो 7 दिन के अंदर क्या होगा? मान्यता प्राप्त दल का दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? उम्मीदवार बन सकता है। 7 दिन के भीतर दूसरा उम्मीदवार। मान्यता प्राप्त दल का अगर होगा तो। ठीक है, उपचुनाव की समय सीमा। 6वां पॉइंट, उपचुनाव की समय सीमा। उपचुनाव की जो समय सीमा होगी, सीट खाली होने पर 6 माह के अंदर। उपचुनाव जैसे होते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ा और वह विजयी हुआ और उसकी डेथ हो जाती है या किसी कारणवश वह पद से इस्तीफा दे देता है, तो 6 माह के अंदर उपचुनाव करवा के उस पद की क्या हो जाएगी? मतलब उस पर किसी न किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाएगा। तो इसे लिखेंगे सीट खाली होने पर 6 माह के अंदर। सीट खाली होने पर 6 माह के अंदर। यहां से हमेशा क्वेश्चन बनता हुआ है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये सिर्फ लिखने वाली चीजें हैं, तो इसे आप लोग लिख के याद जरूर करिएगा। मैं चाहता तो व्हाइट बोर्ड पर पहले ही सारी चीजें लिख देता और आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता, लेकिन एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें कोई भी क्या एक्सप्लेन कर सकता है कि सीट खाली होने पर 6 माह के अंदर। कोई भी ऐसा उम्मीदवार, ऐसा भी व्यक्ति है या कोई भी ऐसा पद है जिस पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति हुई है, वह चुनाव में क्या हुआ है? विजयी हुआ है, और अचानक से उसकी डेथ होती है या वो इस्तीफा देता है या फिर वो
जैसे कि सांसद है और वह मंत्री के पद, सॉरी मंत्री कह रहा हूं, अगर वह सांसद है उसे राष्ट्रपति बना दिया जाता है या फिर उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो उसका जो पिछला पद होगा वह खाली हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा कि चुनाव करवाना होगा 6 माह के अंदर। क्लियर। बात करेंगे 7वें पॉइंट की, मतदान के दिन कर्मचारियों का अवकाश। ये पहले नहीं किया गया था, 1996 के बाद हुआ। मतदान के दिन कर्मचारियों का अवकाश। मतदान के दिन कर्मचारियों का अवकाश, लेकिन इसके लिए एक प्रावधान है। अवकाश का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये वैतनिक होगा, मतलब इस दिन का वेतन नहीं कटेगा कर्मचारियों का। पहले क्या था कि छुट्टी की जाती थी काम करवाने के लिए, लेकिन इनके वेतन में क्या की जाती थी, कटौती कर दी जाती थी। लेकिन अब यह प्रावधान किया गया कि मतदान के दिन कर्मचारियों का अवकाश होगा, लेकिन वेतन भी उन्हें क्या होगा, दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो मतदाता है, अगर वह मतदान करने जा रहा है तो उसकी छुट्टी होगी और उस दिन का वेतन भी उसे दिया जाएगा, वो चाहे किसी फर्म या किसी भी संस्था में कार्य कर रहा हो, जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही हो। ठीक है, तो उसके लिए प्रावधान किया गया है कि अगर वह अवकाश उसे मिलना ही चाहिए कर्मचारी को वोट देने के लिए, मतदान करने के लिए, और वह वैतनिक होगा। ठीक। बात करेंगे 8वें पॉइंट की। सारे पॉइंट आप लोग लिखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है। 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। 2 से अधिक क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। यह कहा गया, पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति 2 से अधिक क्षेत्रों से भी क्या करता था, अपना नॉमिनेशन कर देता था और चुनाव जीतता था या हारता था। तो अब ये 1996 के चुनाव सुधार में बात की गई कि अगर 2 से अधिक क्षेत्रों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप नहीं लड़ सकते। इसका असर यह है कि कोई भी व्यक्ति 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। वर्तमान में भी यह प्रावधान किया गया है, तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पॉइंट के बारे में, 1996 के बाद के सुधार। आइए देखते हैं, इंटरेस्टिंग था। एक एक पॉइंट लिखिएगा, है तो बहुत सारी चीजें बट मैं पूरी नहीं लिख रहा हूं जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, और सारी चीजें जानना जरूरी भी नहीं है। जो आवश्यक है वही चीज मैं आप लोगों से बात करता हूं। 1996 के बाद, 1996 के बाद के चुनाव सुधार, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला क्या हुआ था, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में सुधार किया गया। राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक निर्धारित किए गए। पहला, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित क्या हुआ, सुधार हुआ। इसमें क्या हुआ, राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक, राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक निर्धारित किए गए और उपराष्ट्रपति के लिए 20। अगर आप उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं तो आपको 20 प्रस्तावक चाहिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं तो 50 प्रस्तावक चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है डाक मतपत्र के जरिए वोट डालना। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। डाक मतपत्र के द्वारा वोट डालना, मतलब कि कहीं से भी वोटिंग करके डाक मतपत्र के द्वारा आप वोटिंग कर सकते हैं। यह भी वैलिड कर दिया गया था। ठीक है। बात आती है तीसरी, उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक इतिहास, संपत्ति आदि की घोषणा। इंपॉर्टेंट है। उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक इतिहास, आपराधिक इतिहास और संपत्ति आदि की घोषणा।
संपत्ति आदि की घोषणा। मतलब अगर उनका इतिहास, मतलब उनका पिछला जो जीवन है, मतलब कि चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने जो जो कार्य किया है, अपराध किया है, उसे प्रकाश में लाना अनिवार्य है, अथवा वह क्या हो गया, उम्मीदवारी से अवैध घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक। राज्यसभा चुनाव में भी क्या हुआ था, बदलाव हुआ था, यात्रा व्यय की छूट दी गई थी। ठीक है, कि चुनाव, देखिए इसे लिखेंगे, राज्यसभा के चुनाव वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, उसमें हम लोग नहीं लिखे, क्योंकि हम लोग राज्यसभा को सही तरीके से पढ़ लिए हैं। उसे आप लोग उसका वीडियो देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे यात्रा व्यय की छूट। यात्रा व्यय की छूट, इसमें बात करेंगे, यह कब आया, 2003 में। मतलब चुनाव के समय उम्मीदवार चुनाव का खर्च में शामिल नहीं होगा। अगर प्रचार कर रहा है उम्मीदवार, तो प्रचार उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल नहीं होगा, और जो उसका यात्रा खर्च होगा वह क्या होगा, पूरी तरह से छूट दी जाएगी, यात्रा में उसे छूट दी जाएगी। इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे, प्रचार उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल नहीं होगा। उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल नहीं होगा। मतलब अगर आप प्रचार में कितने लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च कर देंगे, तो यह क्या होगा, आपके चुनाव खर्च में शामिल नहीं किया जाएगा। चुनाव खर्च में वही चीजें शामिल, उतना ही पैसा शामिल होगा आपका जितना सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट था। अब पांचवा हम लोग लिखेंगे क्या, राजनीतिक दलों के चंदा के बारे में बात की गई है। राजनीतिक दलों को चंदा लेने की स्वतंत्रता। राजनीतिक दलों को चंदा लेने की स्वतंत्रता। ठीक है, सॉरी ये तो मैंने इस कलर से लिख दिया, तो आप लोग इसे ऐसे कर लेंगे। ठीक, ये पांचवा पॉइंट है, और ये जो है ये इसका सब पॉइंट है। ठीक है, ये प्रावधान कब लाया गया, राजनीतिक दलों को चंदा लेने की स्वतंत्रता 2003 में। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो चुनाव लड़ने के लिए चंदा भी ले सकता है, अगर उसे पैसे मिलते हैं तो चंदा के रूप में उसका उपयोग कर सकता है। ठीक, अब बात आती है ईवीएम में ब्रेल लिपि की शुरुआत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं खुद ही इसमें ट्रिपल स्टार लगाऊंगा। ब्रेल विधि क्या है, जो हमारे क्या होते हैं, दृष्टिहीन मतदाता होते हैं, उनके लिए भी क्या है, मतदान करने का अधिकार दिया गया है। उसमें ब्रेल विधि का उपयोग किया जाता है, जिससे कि वो टच करके उसमें वोटिंग कर सकते हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे लिखेंगे, ईवीएम में ब्रेल विधि को शुरू करना। ईवीएम में ब्रेल विधि को शुरू करना। ठीक, ब्रेल विधि का मतलब है दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए, दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए। ठीक है, और सबसे पहले कहा हुआ था 2005 में आंध्र प्रदेश के आसिफ नगर विधानसभा में, 2004 में आंध्र प्रदेश के आसिफ नगर विधानसभा में सबसे पहले ब्रेल विधि का उपयोग किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट बना के लिख लीजिएगा आप लोग। 2004 में आंध्र प्रदेश के आसिफ नगर विधानसभा में। ठीक, सर्वप्रथम 2004 में जो आंध्र प्रदेश के आसिफ नगर में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें सबसे पहले ब्रेल विधि का उपयोग किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग क्या करेंगे, ट्रिपल स्टार मारेंगे खट से इसमें। ठीक, ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है। अब बात करेंगे हम लोग 1996 के भी सुधार हो गए। अब बात करेंगे 2010 के बाद से कितने सुधार हुए थे। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। आइए, मतलब 2010 से लेकर अब तक का मतलब 2019 जो वोटिंग हुई है, जो चुनाव हुआ है, उसके तहत क्या क्या सुधार किया गया था।
सारे नहीं लिखेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत लिखेंगे जो जहां से क्वेश्चन बनता है और इंपॉर्टेंट है जो। ठीक, दो 2010 से लेकर अब तक के चुनाव सुधार। ठीक, आइए पहले पॉइंट की बात करते हैं। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया गया, जरूरी था। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया गया। और ये कौन से एग्जिट पोल की बात हो रही है? जैसे आप लोग देखते हैं पहले क्या होता था, चुनाव होने के पहले ही एग्जिट पोल आ जाती थी मीडिया के द्वारा कि यहाँ ये इस उम्मीदवार की ज्यादा क्या है वोटिंग है और वह जीत सकता है। जैसे अब मतदान होने के बाद एग्जिट पोल आता है, सर्वे किया जाता है क्या मीडिया द्वारा और वह बताती है एग्जिट पोल। वो क्या होता था, चुनाव के पहले ही एग्जिट पोल ला देती थी मीडिया। तो इससे क्या होता था, चुनाव में बहुत ज्यादा गहमा गहमी हो जाती थी। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कब से लाई गई थी, इंपॉर्टेंट है, 2009 से। ठीक, जो 2009 में चुनाव हुआ था उसके पहले यह लाई गई थी। तो मतलब ये एग्जिट पोल वो नहीं है जो वोटिंग के बाद आता है, वो तो अब भी आता है, ये वोटिंग के पहले ही आ जाता था, चुनाव के पहले एग्जिट पोल दे देती थी मीडिया। अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, और सेकंड पॉइंट हमारा क्या आया, जमानत की राशि में बढ़ोतरी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे लिखेंगे। जमानत की राशि में बढ़ोतरी। कितनी कितनी बढ़ोतरी की गई थी ये भी लिखूंगा मैं, परेशान मत होया करिए आप लोग। ये भी 2009 में किया गया था। अब बात करेंगे, एक दो पॉइंट इसमें निकल के आएंगे। सामान्य के लिए 25,000, के लिए 25,000, SC ST के लिए 5,000, SC ST के लिए 5,000। लेकिन यह कहां, लोकसभा में। ठीक, अगर आप लोकसभा के उम्मीदवार हैं और आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 25,000 जमानत राशि देनी होगी। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं या फिर संसदीय का चुनाव लड़ रहे हैं, संसद का, तो उसमें आपको 5,000 देना पड़ेगा। SC ST के हैं तो 5,000, सामान्य के हैं तो 25,000 जमानत राशि RBI में आपको जमा करना पड़ेगा या गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं अब राज्य विधानसभा की। सामान्य के लिए 10,000, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपको 10,000 देना पड़ेगा। अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5,000 ही देना पड़ेगा। ठीक, ये कहां का है, राज्य विधानसभा का है। राज्य विधानसभा के चुनाव में अगर कोई भी उम्मीदवारी दिखाना चाहता है और वह सामान्य का है, मतलब विधायक का चुनाव अगर वह लड़ रहा है तो वह 10,000 क्या करेगा, जमानत राशि जमा करेगा। SC ST है तो वह 5,000। एक ही डिफरेंस है कि लोकसभा में जनरल को 25,000 देना पड़ता है, लेकिन राज्यसभा में जनरल को 10,000 देना पड़ता है। SC ST का दोनों क्या है, इक्वल है। सॉरी, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में 5,000 ही देना पड़ेगा। तो ये याद करना ज्यादा इजी होगा आप लोगों के लिए। ठीक, अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, विदेशों में रहने वाले। विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वोट का अधिकार, कल मैंने इस पर बात की थी। विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वोट डालने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार दिया गया। और यह अधिकार कब दिया गया था, 2013 से दिया गया। यही लिख देंगे 2013 से। अगर कोई भी व्यक्ति विदेश में भी रह रहा है तो वहां से वह वोटिंग कर सकता है। ठीक, पासपोर्ट में अंकित नाम उसका मतदाता सूची में जुड़ा होना चाहिए। अगर उसके पासपोर्ट में जो नाम अंकित है वह मतदाता सूची में जुड़ा है तो वह क्या कर सकता है, मतदान कर सकता है। ठीक,
अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट ये है नोटा। नोटा के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, नोटा विकल्प शुरू करना। नोटा विकल्प शुरू करना। आप लोग कहते हैं ना कि ये क्या है, ये मतदाता का अधिकार है कि वह किसी भी दल को वोट नहीं करेगा, वह नोटा का बटन प्रेस करेगा, जिससे कि यह वोट किसी भी दल को नहीं मिलेगी। मतलब मैं उम्मीदवारों से संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मैं नोटा का क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं। मतलब मैं किसी को वोट नहीं कर सकता, कोई मेरे हिसाब से योग्य नहीं है। इसे अब देखेंगे कि सबसे पहले यह कहां हुआ था। सबसे पहले 2013 में, सबसे पहले 2013 में कहा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान। ठीक, राजस्थान विधानसभाओं के आम चुनाव में या विधानसभा चुनाव में। ठीक, याद रखेंगे कि नोटा का इस्तेमाल सबसे पहले 2013 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान। याद करने की ट्रिक है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश इसमें है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को हम लोग एक साथ लेंगे। क्यों? क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश याद हो गया। फिर आएंगे सबसे हमारा क्या, पश्चिमी राज्य। सबसे पश्चिमी राज्य हमारा राजस्थान। उसके बाद पूर्व की तरफ जाएंगे, जो हमारी 7 सिस्टर है, उसमें क्या पड़ता है, हमारा मिजोरम पड़ता है। ठीक, तो मिजोरम के बारे में आप लोग याद रखेंगे। मिजोरम ऐसे याद कर सकते हैं कि अभी लेटेस्ट में करंट आया था, अभी 15-20 दिन पहले की बात है, कि मिजोरम में जो हमारा खेल है, इसे उद्योग की संज्ञा दी गई है, राष्ट्रीय उद्योग की संज्ञा दी गई है खेल को वहां मिजोरम में। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो नोटा के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग पांचवें के बारे में। पांचवा पॉइंट क्या है, मतदान सूची में ऑनलाइन नामांकन। ये इंपॉर्टेंट है। मतदान सूची में ऑनलाइन नामांकन। देखिए आप लोग नोट्स जरूर प्रिपेयर करिएगा। क्यों? क्योंकि मैं इसे बड़ी मेहनत के साथ चीजें लिखता हूं। 2013 मैं ये बात भी कह सकता हूं आप लोगों से कि इस तरह से कोई लिख नहीं रहा होगा। मैं पूरी कोशिश करता हूं, इसीलिए मैं 3 मार्कर का भी यूज करता हूं कि आप लोग अगर नए हो और नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो सही तरीके से नोट्स बनाए, जिससे कि चीजें आप देखें तो तुरंत याद हो जाए। आप सब देख ही रहे होंगे जितने ईयर है मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं, जो मैटर है उसे मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, सॉरी ब्लू से लिख रहा हूं, और जो हेडिंग्स है उसे मैं क्या कर रहा हूं, ब्लैक से लिख रहा हूं। इसलिए आप लोग जब नोट्स बनाइएगा तो इसी तरह से बनाइएगा। मेरा ध्येय है आप लोगों को नोट्स बनवाना और चीजें याद करवाना। ठीक है, इसे आप लोग नोट डाउन करिए। 4-5 पॉइंट हो गए। अब बात करेंगे छठवें पॉइंट की। अब बात करेंगे जो कोई भी व्यक्ति जो जेल में है। देखिए एक तरह से देखें तो इसे गंदी राजनीति कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जेल में बंद है तो वो चुनाव कैसे लड़ सकता है। आप एक बात बताइए, अगर उसने कोई अपराध किया होगा तभी तो वह जेल में बंद है, और आप एक अपराधी को उम्मीदवार बनाओगे और वो जहां का चुना जाएगा जिस क्षेत्र से, उसका तो बंटाधार होना ही है। तो ये प्रक्रिया बंद करनी चाहिए। लेकिन ये किया गया है संविधान के तहत, अधिकार दिया गया है चुनाव सुधार के तहत कि कोई भी व्यक्ति जो जेल में बंद है वो भी चुनाव लड़ सकता है। कितनी सोचने वाली बात है। आइए बात करते हैं। हम लोग कितने पॉइंट देखे थे? 6 पॉइंट देखे थे। उसके बाद बात करेंगे 7वें पॉइंट की। जेल या पुलिस हिरासत में रह रहा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जेल या पुलिस हिरासत में रह रहा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। कितनी सोचने वाली बात है ये। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन करके इसे जोड़ा गया था। इसके पहले यह प्रावधान नहीं था। ठीक, इसे लिखेंगे किसके तहत? जनप्रतिनिधि अधिनियम
जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन करके क्या हुआ, जोड़ा गया इसे। ठीक, तो ये चीज हो गई। अब बात आती है चुनाव खर्च की सीमा बढ़ी। चुनाव, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना चुनाव खर्च के बारे में, कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। चुनाव खर्च की सीमा, इसमें क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। लोकसभा में 70 लाख और राज्य विधानसभा में 28 लाख। बाप रे लोकसभा में 70 लाख, राज्य विधानसभा में कितना, 28 लाख। ये 28 है, ठीक, 28 लाख। संघ शासित प्रदेश जो हैं, ये राज्यों के बारे में बात की गई कि राज्यों में जो लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव होगा वो लोकसभा में 28 और राज्य विधानसभा में 70 और इसमें 28 लाख। ये राज्यों के लिए प्रावधान है। अब बात आती है यूटी की। केंद्र शासित प्रदेशों में क्या किया गया है कि इसके तहत लोकसभा के तहत 5 लाख खर्च कर सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, और 20 लाख राज्य विधानसभा के तहत। मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में जो विधानसभा है जैसे दिल्ली और पुदुचेरी में, तो उसमें 20 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। चुनाव खर्च की सीमा है यह। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें थी। अब एक पॉइंट और आता है, उसे हम लोग लिख लेते हैं कि ईवीएम एवं मतपत्रों पर उम्मीदवारों के फोटो भी आए थे। ठीक, ये यही 2013 के बाद के ही हुआ है। सॉरी, ईवीएम एवं मतपत्रों पर, ईवीएम एवं मतपत्रों पर उम्मीदवारों के फोटो भी लाए गए। ठीक, मतलब जो ईवीएम होगी जिसके तहत वोट होगा और जो मतपत्र होंगे उस पर भी क्या होगा कि जो उम्मीदवार होंगे उनकी फोटो लगाई जाएगी। यह प्रावधान कब लाएगा, 2010 के बाद। ठीक, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब 1-2 पॉइंट है, उसे सही तरीके से लिखेंगे। आइए, फिर उसके बाद वीडियो हम लोग खत्म भी करेंगे, क्योंकि आज सारी चीजें लिखने वाली थी तो काफी लोग बोर भी हो रहे होंगे। देखिए, पढ़ाई ऐसी चीज है ना कि कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है, तो मेहनत आप लोगों को करनी है चाहे जिस तरीके से। ठीक है, आइए, अगर मैं यहाँ खड़े होकर 1 घंटे 40 मिनट लेक्चर दे सकता हूँ, चीजें मैं भी तो लिखता ही हूँ। अगर मैं लिख सकता हूँ तो आप लोगों को तो घर बैठे आराम से मिल रहा है। मैं आप लोगों को सोचना चाहिए कि ये कंटेंट मैं कहाँ से इकट्ठा करता हूँ। काफी सारी बुकों को मैंने पढ़ा है, उसके बाद मैं करके एक जगह कलेक्ट करके चीजें मैं लिख लेता हूँ। जैसे नोट्स हो गए और उसके बाद बुकें हो गई, या एनसीईआरटी की बुक हो गई, स्टैंडर्ड बुक हो गई, सबको मिक्स करके मैं क्या करता हूँ, मैटर तैयार करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को मेहनत ना करनी पड़े। तो आप लोगों का सबसे बड़ा दायित्व यह है कि आप लोग भी नोट्स वगैरह बनाते रहिए, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं मिलने वाली नहीं, आप लोगों को इस बात की गारंटी है। इसीलिए मैंने चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किया है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो परेशान हो। ठीक, आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि नगद दान की सीमा कम की गई। हाँ, इंटरेस्टिंग है। नगद दान की सीमा कम की गई। दान का मतलब यह है कि अगर जो मतदाता है उसे कोई भी व्यक्ति या संस्था क्या कर सकता है, पैसा दे सकता है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग के तहत एक राशि निर्धारित की गई कि अगर इससे ज्यादा आप दान के रूप में पैसा लोगे, पैसा आप ले सकते हो लेकिन उसे दान के रूप में आप नहीं दिखा सकते। अगर आप उसे दान के रूप में दिखा रहे हो कि उसने मुझे गिफ्ट दिया है कि आप चुनाव लड़ो, तो आपको चुनाव आयोग क्या करेगा, अयोग्य घोषित कर देगा। तो लिखते हैं वो चीज, 2000 से अधिक राशि लेने पर, 2000 से अधिक राशि लेने पर क्या होगा, निर्वाचन आयोग को सूचना देनी होगी। पर निर्वाचन
आयोग को सूचना देनी होगी। ठीक, मतलब अगर 2000 से अधिक राशि आप दान के रूप में ले रहे हैं, आप उम्मीदवार हैं, तो आपको चुनाव आयोग को क्या करना होगा, यह सूचना देनी होगी कि मैं इतने रुपए ले रहा हूं 2000 के अलावा। अब बात आती है चुनावी बांड की शुरुआत। जो बांड वगैरह नहीं भरे जाते, बॉन्ड जिसे कहते हैं, चुनावी बांड की शुरुआत। ठीक, शुरुआत, और ये शुरुआत कब की गई थी, 2018 में। 2018 में। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक पॉइंट और है, प्लीज आप लोग इसे देख ही लीजिए। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, कहां से जुड़ा हुआ है, बजट 2017 से। क्या है, कारपोरेट अंशदानों से कैप हटाना। मैटर लिखूंगा, समझ जाएंगे आप लोग। कारपोरेट अंशदानों से कैप हटाना, इसे हम लोग लिखेंगे। 2017 बजट 2017 में घोषणा की गई। ये लेटेस्ट है इसलिए लिख रहा हूं। बजट 2017 में यह घोषणा या यह अनाउंस किया गया, घोषणा की गई कि कोई भी कंपनी किसी भी पार्टी को कितना भी दान कर सकती है, कितना भी दान कर सकती है। पहले पूरे ब्याज का 7.5% दे सकती थी। पहले पूरे ब्याज दर का 7.5% दे सकती थी। बात करेंगे इस पे, इंपॉर्टेंट है कि बजट 2017 में यह घोषणा की गई कि कोई भी कंपनी किसी भी पार्टी को, मतलब कोई भी ऐसी कंपनी है जो किसी पार्टी को दान देना चाह रही है पैसा चुनाव लड़ने के लिए, तो पहले यह निर्धारित किया गया था 2017 की बजट के पहले कि वह उसकी जितनी इनकम होगी, जितना उसका ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा, उसका 7.5% वह केवल दे सकती है। मतलब 7.5% अपने ब्याज का वह दे सकती है। ठीक है, लाभ का तो सॉरी ब्याज दर जो होगा उसके 7.5% तक दे सकती थी। लेकिन अब ऐसा कर दिया गया कि वह कितने भी रुपए, अनलिमिटेड, कितने भी पैसे वह दान के रूप में दे सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा। देखिए वीडियो बड़ा था, मैटर ज्यादा था लिखने के लिए, इसलिए वीडियो बड़ा हो गया। अगर मैं कोई भी मैटर छोड़ देता तो एग्जाम जितने मैं पॉइंट आप लोगों को बताया हूं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को 2 से 3 मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यह चुनाव सुधार से संबंधित बातें हैं और मैंने 1996 के पहले, मतलब स्वतंत्रता के बाद से 2019 तक जितने सुधार हुए हैं चुनाव में, सारे मैंने कोशिश की है बताने की आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए।